नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौधरी। आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक समकालीन भारत के तीसरे अध्याय अपोहा के बारे में अध्ययन करेंगे। अपोहा शब्द का प्रयोग नदी तंत्र के लिए किया जाता है। आपने बरसात के मौसम में देखा होगा कि पानी विभिन्न छोटी छोटी धाराओं से आकर किसी एक बड़ी धारा का रूप धारण कर लेता है और वह बड़ी जलधारा उस संपूर्ण जल को लेकर किसी झील, सागर या महासागर में मिल जाती है। इस बड़ी जलधारा को ही हम नदी कहते हैं। इस नदी में मिलने वाले वह सभी छोटी छोटी जलधाराएं और वह संपूर्ण क्षेत्र जहां से वह पानी इकट्ठा होकर आता है, नदी अपोहा तंत्र कहलाता है, या ये पानी के छोटे छोटे स्रोत अपोहा द्रोणी कहलाती हैं। आज हम इस अध्याय में भारत की नदी अपोहा तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत की नदियों के आधार पर हम भारत के अपोहा तंत्र को 2 भागों में बांटते हैं। पहला है हिमालय की नदी अपोहा तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी अपोहा तंत्र। हिमालय से निकलने वाली संपूर्ण नदियों को हम हिमालय अपोहा तंत्र में अध्ययन करेंगे। हिमालय से निकलने वाली अधिकांश नदियों में पानी वर्ष भर बहता है, क्योंकि वहां पर बरसात के बाद भी बर्फ पिघलकर नदियों में पानी के रूप में आता रहता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की चोटियां और उनके ढलान पानी के प्रवाह को बदल देती है। एक ही पर्वत चोटी पर बरसने वाला पानी एक ढलान से दूसरी ओर मुड़ जाता है तथा दूसरे ढलान से दूसरी ओर मुड़ जाता है। इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियों के अपोहा तंत्र पहाड़ियों की चोटियों और ढलानों के कारण विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से होकर आते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हिमालय के उत्तर से निकलने वाली नदियां और दूसरी हिमालय के मध्य और दक्षिण भाग से होते हुए बहने वाली नदियां। उत्तरी भाग में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं, जो चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। पर्वतीय क्षेत्रों में जल का विभाजन इस प्रकार से होता है। यदि ये पहाड़ी क्षेत्र आप मान लें, यहाँ ये पहाड़ी की ऊंची चोटी है, इस चोटी के इस ओर बहने वाले जितनी भी धाराएं हैं वह इस नदी में सम्मिलित हो जाती हैं और इस ओर को बहने वाली ये धाराएं इस नदी में सम्मिलित हो जाती हैं और इस प्रकार से पर्वत की यह चोटी जल विभाजक का कार्य करती है और इससे धारा आ और धारा ब बन जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो नदियां आती हैं वह अपने तेज प्रवाहों से इस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों को काटती हैं, एक गहरे गार्ज के रूप में अपने रास्ते को बनाती ही जाती हैं। इसीलिए पहाड़ों में नदियां बहुत गहरी दिखाई देती। तेज ढलान होने के कारण नदियां बहुत तेजी के साथ बहती हैं। नदी के बहाव को आप इस प्रकार देख सकते हैं। यहाँ पर समुद्र तल है और समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, ये देखिए ऊंचाई बढ़ती जा रही है। यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों से या ऊंचे स्थानों से नदी विभिन्न स्रोतों के द्वारा पानी लेकर तेजी के साथ बहती है, क्योंकि वहां पर ढलान के कारण तेज बहाव होता है। और जैसे ही नदी समतल क्षेत्रों में आती है तो वह बड़े विसर्ग अर्थात घुमाव बनाती है और पानी धीरे बहने लगता है। जैसे ही नदी और अधिक समतल क्षेत्र में आती है वैसे ही वह बड़े विसर्ग बनाती है। कई बार पूर्व में बनाए गए विसर्गों से रास्ता बदल देती है और पूर्व के विसर्गों में झील बन जाती है, जिनको हम गोखुर झील कहते हैं। और इस प्रकार से नदी का बहाव कम होता जाता है और समुद्र में गिरने से पूर्व नदी के जल का बहाव और कम हो जाता है, जिससे वह विभिन्न शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसको मृत्तिकाएं कहते हैं। और उनके बीच में मिट्टी के बड़े टापू बन जाते हैं, जिन्हें हम डेल्टा कहते हैं। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों में उत्तर की ओर से यह नदी है ब्रह्मपुत्र, जिसको भारत में कहते हैं, और तिब्बत में इसको शानपो नदी कहते हैं। यहां से यह अरुणाचल प्रदेश से आकर भारत में आ जाती है, जहां पर हम इसको दिहांग कहते हैं। और जब यह लोहित नदी से आकर मिलती है तो यहां से इसको हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। जब तक कि यह भारत में रहती है तब तक इसका नाम ब्रह्मपुत्र रहता है। यहां ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलने के बाद बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है। दूसरी नदी है यह मानसरोवर झील के उत्तरी पश्चिमी सिरे से निकलती है और यहां जम्मू और कश्मीर से होते हुए यहां पर यह पाकिस्तान में आ जाती है। इसकी सहायक नदियों के रूप में भारत से निकलने वाली झेलम, चुनाव, रावी और सतलुज नदी हैं, जो कि पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिलने के बाद अरब सागर में आकर गिर जाती हैं। सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है, जिसका अधिकांश भाग
पाकिस्तान में बहता है। हिमालय के मध्य और दक्षिण भाग से बहने वाली नदियां, इनमें गंगा सबसे प्रमुख नदी है। यहाँ उत्तराखंड से गंगा और यमुना दोनों नदी निकलती हैं। गंगा निकलती है गंगोत्री से, उत्तरकाशी से, और यमुना भी निकलती है यमुनोत्री से, उत्तरकाशी से ही। ये दोनों एक ही पहाड़ी के दो ढलानों से निकलती हैं। गंगोत्री से देवप्रयाग तक इस नदी का नाम भागीरथी है। दूसरी ओर से बहकर आने वाली नदी की प्रमुख शाखा है अलकनंदा। दोनों यहां देवप्रयाग में मिलने के बाद गंगा बन जाती है, और इस प्रकार से गंगा और यमुना दोनों इलाहाबाद जाकर मिल जाती हैं। इनके मिलने से पूर्व यमुना में दो प्रमुख नदियां जो कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र से आई है, चंबल और बेतवा नदी है, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान से होते हुए आई हैं। गंगा यमुना के मिलने के बाद इलाहाबाद से आगे गंगा में प्रायद्वीपीय क्षेत्रों से सोन नदी मिलती है, और हिमालय के क्षेत्रों से नेपाल से निकलने वाली शारदा, घाघरा, गंडक और कोसी नदी भी गंगा में ही जाकर मिल जाती है। और इस प्रकार से पश्चिम बंगाल के फरक्का तक एक साथ बहती है। फरक्का से इसकी दो धाराएं बन जाती हैं। एक जो मुख्य धारा है वह बांग्लादेश में चली जाती है, और जो ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद जमुना के रूप में बंगाली खाड़ी में गिरती है। एक शाखा वितरिका यहां दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, और यह भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और इस प्रकार से गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद, और इसका नाम मेघना हो जाता है, कहीं कहीं पर जमुना भी इसको कहते हैं, और यह बंगाली खाड़ी में गिरने से पूर्व सुंदरवन डेल्टा बनाती है। गंगा की इस वितरिका के से और इस वितरिका तक के बीच के क्षेत्र को हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। गंगा की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। गंगा और गंगा की सहायक नदियों के द्वारा लगभग 1800 किलोमीटर लंबा मैदानी क्षेत्र बनाया गया है। हिमालय से निकलने वाली नदियों के बाद दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय पठार हमारे देश में भारत के मध्य से और भारत के दक्षिण तक फैला हुआ है। इस प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली सभी नदियों को प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से है नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। दो नदियां इसमें मुख्य रूप से पश्चिम की ओर को बहती हैं, जिनमें नर्मदा और ताप्ती हैं। शेष सभी नदियां पूर्व की ओर को बहती हैं और बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। इसका मुख्य कारण है भारत के पश्चिमी तट पर, समुद्री तट पर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जिनके कारण पानी का बहाव दो भागों में बढ़ जाता है, पश्चिमी तट की ओर और पूर्वी तट की ओर। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक क्षेत्र पहाड़ियों से निकलती है, अपने साथ सुंदर पर्यटक स्थल बनाते हुए। यहां से यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, जबलपुर के पास से निकलती है, जहां पर यह धुआंधार जलप्रपात का निर्माण भी करती है, और इस प्रकार गुजरात से होते हुए यहां पर अरब सागर में गिर जाती है। इसी प्रकार की दूसरी नदी है ताप्ती नदी। यह भी मध्य प्रदेश से निकलती है, बेतवा जिले के सतपुड़ा की पहाड़ियों से, और यहां से होते हुए यह भी यहां अरब सागर में गिर जाती है। अगर आपको कोई जानना चाहे कि भारत की ऐसी दो नदियों के नाम बताओ जो पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, तो यही दो प्रमुख नदियां हैं, जो नर्मदा और ताप्ती के रूप में। इसके अतिरिक्त जो अरब सागर में गिरने वाली दूसरी नदियां हैं, उनमें साबरमती, माही, भारतपुंजा और पेरियार नदी है, जो यहाँ अरब सागर में गिरती है। यहाँ प्रायद्वीप से पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में महानदी, जो कि छत्तीसगढ़ से निकलकर और उड़ीसा से होते हुए यहाँ चिल्का झील के पास बंगाली खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई लगभग 860 किलोमीटर है। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है, और इसकी लंबाई है 1500 किलोमीटर, जो कि यहाँ आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां है पेनगंगा, वेनगंगा और पूर्णा तथा वर्धा और बाजरा। कृष्णा नदी भी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के निकट से निकलती है, और एक क्षेत्र से कृष्णा नदी आती है, दूसरे क्षेत्र से तुंगभद्रा नदी आती है। दोनों नदी आकर मिल जाते हैं जहां पर नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है, और उसके बाद यह भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। चौथी बड़ी नदी है दक्षिण की कावेरी, जो कि पश्चिमी घाट के पास से ही ब्रह्मगिरी शाखाओं से निकलती है। तमिलनाडु से होते हुए यह भी बंगाल की खाड़ी में
गिर जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। कावेरी नदी पर ही भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, जिसका नाम है शिव सुंदरम, जहां पर बिजली उत्पन्न की जाती है। भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात कर्नाटक में है, जो कि सरबती नदी पर स्थित है, जिसका नाम है जोग गरसोपा। वर्तमान समय में उसका नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। इस प्रकार से पृथ्वी के धरातल पर लगभग 71% भाग पानी से ढका हुआ है, जिसमें से लगभग 97% पानी जो है वो लवणीय है, खारा है, समुद्रों में भरा हुआ है। केवल 3% पानी ऐसा है जो मीठा है, और उस 3% पानी का भी लगभग 2/3 पानी बर्फ के रूप में पहाड़ियों पर और ध्रुवों पर जमा हुआ। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि पानी का कितना सूक्ष्म रूप हमारे लिए पीने योग्य बचा है, इसलिए हमें उसको बचाना चाहिए और उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। झील किसी भी गहरे स्थान पर जो पानी का जमाव हो जाता है उसे झील कहते हैं। आपने बहुत से शहरों को झीलों के रूप में ही सुना होगा, जैसे नैनीताल है, भीमताल है, नकुलचिया ताल है, कश्मीर है। ये बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर झीलों के कारण ही पर्यटक जाते हैं और वहां की आर्थिक क्रियाकलाप सभी झीलों के कारण ही। झीलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे नदियों के द्वारा गोखुर झील बनाई जाती हैं, तटीय लैमूर बन जाते हैं। कुछ ऐसी झीलें हैं जहां पर छोटी नदियां लाकर अपना पानी इकट्ठा करती हैं, जैसे सांभर झील है। कुछ झीलें ऐसी हैं जो समुद्र तटों पर है, जैसे चिल्का झील है। अनेक प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे छोटे पानी के स्रोत जब किसी एक जगह पर पानी को इकट्ठा कर देते हैं, जैसे कि डल झील है, वुलर झील है। राजस्थान में सांभर झील जो लवणीय जल वाली झील है, जहां पर नमक बनाया जाता है, इतना अधिक लवण उसमें है। उसी प्रकार से हिमालय वाले क्षेत्रों में मीठे पानी की झीलें हैं, जो वहां पर अनेक पानी के स्रोतों से लाकर बनाई जाती, या बर्फ के कारण, हिमानी के कारण भी वहां पर झीलें बन जाती। जम्मू और कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कई बार जल विद्युत उत्पादन करने के काम भी ये झीलें और नदियां आती हैं। कई झीलें नदियों पर बांध बनाने के बाद बनी है, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना के द्वारा गुरु गोविंद सागर झील बनी है। इसी प्रकार से टिहरी बांध के बाद भी झील का नाम है श्रीदेव सुमन सागर झील। ये झीलें मानव के जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। जब तेज बहाव और बरसात होती है तब ये झीलें उस तेज पानी को अपने अंदर समा लेती हैं, और जब बरसात नहीं होती है तब अब उस समय इन झीलों के पानी से हम लोगों को पानी उपलब्ध करा सकते हैं। झीलों से प्राकृतिक सुंदरता बढ़ती है, पर्यटक बढ़ता है, मनोरंजक खेल आदि बढ़ते हैं, और इस प्रकार से मनुष्य के जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व है। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। नदियों का जल मूल रूप से प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक। यही कारण है कि प्राचीन समय से ही मनुष्य के साथ साथ सभी जीव जंतु नदियों के किनारे पर ही बसते, इससे उनको अपना भोजन और पीने के लिए पानी मिल जाएगा। धीरे धीरे यही छोटी छोटी बस्तियां शहरों के रूप में विकसित हो गई हैं, और आज नदियों के किनारे पर आपको बड़े बड़े शहर दिखाई देते हैं। हमारे देश में आज भी अधिकांश लोगों की आजीविका का साधन कृषि है, और कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई हैं, उन क्षेत्रों के लोगों का जनजीवन और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। और उसी प्रकार से इन नदियों पर बांध बनाकर बिजली बनाई जाती है, इन नदियों के द्वारा नौकायन की जाती है, इन नदियों के द्वारा व्यापार किया जाता है, जो कि मनुष्य के विकास में बहुत सहायक। अंत में नदी प्रदूषण। नदी प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। जिस नदी के द्वारा हमें जीवन मिलता है, यदि वही प्रदूषित हो जाएगी तो निश्चित रूप से जीवन पर संकट आ जाएगा। इसी समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ किया 1985 में, और गंगा एक्शन प्लान तैयार किया गया, और वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को भी इसमें शामिल किया। नदियों के पानी की गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास किया जाने लगा। यदि गंगा में बहने वाला संपूर्ण जल गंगा में छोड़ा जाए तो वह अपने आसपास के
कुछ शहरों के कचरे को स्वतः साफ करके और पानी शुद्ध बनाए रख सकता है, परंतु गंगा के पानी को पहले बांध बनाकर और सिंचाइयों के लिए प्रयोग करके उसको कम कर दिया जाता है, जिससे पानी की स्वतः शुद्धिकरण की प्रक्रिया खत्म हो जाती है और विभिन्न शहरों के द्वारा जो गंदगी उसमें डाली जाती है वह निरंतर बढ़ती जाती है। और इस गंदगी को जब तक हम नहीं रोकेंगे तब तक गंगा या भारत की कोई भी बड़ी से बड़ी नदी क्यों ना हो वह साफ नहीं हो सकती। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी गंदगी को सीधे न डालें, बल्कि उसका ट्रीटमेंट करने के बाद, उसे साफ करने के बाद यदि हम नदी में पानी को डालेंगे, निश्चित रूप से उस नदी का पानी इतना अधिक प्रदूषित नहीं होगा और उसमें रहने वाले जीव जंतु स्वतः ही नदी को स्वच्छ करने की प्रक्रिया में लगे रहेंगे। तभी मानव का तथा पानी के ऊपर निर्भर जीव जंतुओं का जीवन बचाया जा सकता है। धन्यवाद।